मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो चुका है। शपथ लेने के साथ ही मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। आज मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक होगी आज शाम को 5 बजे। इससे पहले मंत्रियों के पोर्टफोलियो का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार पीएम मोदी विकसित भारत मिशन और मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को उनके विभाग देंगे। वहीं सभी की नजर सीसीएस के मंत्रियों पर है, यानी कि मोदी सरकार में टॉप 4 कौन से मंत्री होंगे। इससे पहले रविवार को मोदी सरकार 3.0 का भव्य शपथ समारोह भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ साथ देश भर की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। और आज प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक लंबा वक्त देखने को मिलेगा जहां पर मंत्रियों की मीटिंग होगी। लेकिन कल जब शपथ समारोह चल रहा था बेहद ही लंबा रहा, क्योंकि 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। 72 मंत्रियों ने, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले हैं राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है। तो कुल मिलाकर 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। बेहद ही लंबा कार्यक्रम चला, लेकिन ऐतिहासिक लंबा भी था। मोदी सरकार 3.0 में इस बार 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें राजनाथ सिंह तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। वहीं पर शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर पहली बार मंत्री बने हैं। इसके बाद सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी के साथ ही हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में अब की बार सभी साथियों को जगह दी है। 72 मंत्रियों वाली कैबिनेट में इस बार 60 मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं। वहीं जेडीयू और टीडीपी से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि जेडीएस, एलजेपी, हम, आरपीआई, अपना दल, एस, शिवसेना शिंदे गुट और आरएलडी से एक-एक मंत्री बने हैं। मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों का भी खास ध्यान रखा गया है, यानी माइनॉरिटीज से। पीएम मोदी ने सिख समुदाय से आने वाले हरदीप पुरी और रवनीत बिट्टू को मंत्री बनाया है। इसके बाद बौद्ध धर्म से आने वाले किरण रिजिजू को एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं ईसाई समुदाय से आने वाले जॉर्ज कुरियन और पवित्रा मार्गरीटा को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। सबसे पहले आप दिखाते हैं आपको एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दलों को कितनी हिस्सेदारी मिली है। मोदी सरकार 3.0 में जेडीयू और टीडीपी को 2-2 मंत्री पद मिले हैं। इनमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री शामिल है। वहीं पर शिवसेना शिंदे गुट को एक स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय मिला है। वहीं आरएलडी को एक स्वतंत्र प्रभार मिला है। जेडीएस को भी एक कैबिनेट, एलजेपी रामविलास को एक कैबिनेट मंत्री पद, हम पार्टी को एक कैबिनेट मंत्री, यूपी के अपना दल एस को एक राज्य मंत्री और आरपीआई को एक राज्य मंत्री का पद दिया गया है। तो मोदी 3.0 में देश के करीब करीब हर राज्य से पीएम मोदी ने एक-एक मंत्री बनाया है। आंध्र प्रदेश से 3 यहां पर मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र से 6 मंत्री हैं, क्योंकि यहां पर भी सहयोगी दल है, टीडीपी आंध्र प्रदेश से आती है। हरियाणा से 3 मंत्री बनाए गए हैं, यहां पर चुनाव आने जा रहे हैं। पंजाब से 1 मंत्री है। गुजरात से 4 मंत्री हैं। केरल से 2 मंत्री बनाए गए, जिसमें बीजेपी ने पहली बार सुरेश गोपी ने खाता खोला है बीजेपी का। तमिलनाडु से 1 मंत्री हैं। इसके अलावा तेलंगाना से 2 मंत्री है। बीजेपी ने बेहतरीन यहां पर परफॉर्मेंस दिया है। पश्चिम बंगाल से 2 मंत्री है, 12 सीटें यहां पर आई हैं। छत्तीसगढ़ से 1 मंत्री यहां पर मिला है। अरुणाचल से 1 मंत्री है, किरण रिजिजू। बिहार से 8 मंत्री हैं। बीजेपी को यहां पर आप कह सकते हैं एक तरह से जो नुकसान यूपी में हुआ उसको काफी हद तक बिहार ने बचा। और यूपी से भी 8 मंत्री है, जम्मू कश्मीर से 1 मंत्री है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3.0 में मोदी के 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 30। इसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले 5 यहां पर मंत्री होंगे और जो राज्य मंत्री हैं जिनके स्वतंत्र प्रभार नहीं होंगे वो 36 है। तो कुल अगर देखा जाए तो टोटल हो जाता है 72 मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है। अब इसके कास्ट इक्वेशन को समझिए। ओबीसी के ओर से 27 मंत्री हैं इस कैबिनेट में। 25 सवर्ण यानी कि उच्च वर्ग से आते हैं। एससी से 10 मंत्री हैं। एसटी से 5 मंत्री हैं और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से 5 मंत्री रखे गए हैं। तो जो कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो एक बैलेंस रखा गया है। ओबीसी में सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि मंत्री बने हैं 27, उसके बाद सवर्ण और उसके बाद अगर आप देखते हैं एससी, एसटी और अल्पसंख्यक। तो एक कोशिश की गई है जो सोशल इंजीनियरिंग है वो ठीक से हो, क्योंकि बीजेपी के जो एक कोर वोट में आप जानते हैं कि सवर्ण और साथ ही साथ ओबीसी एक बड़ा हिस्सा रहता है, तो इसलिए उनकी जो नुमाइंदगी है उसी अनुपात में की गई है। लेकिन बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा वो था उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से भी अच्छी भागीदारी मिली है, कौन कौन मंत्री वहां से बने हैं। अब आपको बताते हैं कि मोदी के जो मंत्री हैं उनमें कुछ चेहरे
यहां विदिशा से शिवराज सिंह जीते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना। ये तीनों जो आप चेहरे देख रहे हैं जो मंत्री बने हैं, ये सभी मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें दी हैं बीजेपी को। कुछ और नाम आपको बता दें, दुर्गादास उइके बैतूल से आते हैं, सावित्री ठाकुर धार से हैं और एल मुरुगन राज्यसभा लेकिन मध्य प्रदेश से आते हैं। इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हमारे साथ अनुराग अमिताभ जुड़ गए हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें आई हैं, तो मंत्रिमंडल में भी उसी तरह से जगह मिली है। मुझे लगता है आप किसी के साथ हैं, तो सबसे पहले हम बताएं आप किसके साथ हैं, फिर हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश को, इस मंत्रिमंडल कौन से पोर्टफोलियो आ सकते हैं। निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप मिला है। उसी क्लीन स्वीप का नतीजा है कि मध्य प्रदेश को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। पिछली बार भी तकरीबन 5 मंत्री थे और इस बार भी 5 ही मंत्री, और हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए सरकार में मंत्री बने दुर्गादास उइके जी हैं। 2 बार के सांसद रहे और शिक्षक से लेकर सांसद और सांसद से मंत्री बनने का सफर जो है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सर, शिक्षक रहे, शिक्षक से सांसद रहे, और जिस तरीके की बातें चल रही थी, तमाम विपक्ष कह रहा था कि सरकार आएगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जनजातीय वर्ग को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, 10 वर्षीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा, वो सच्चे अर्थों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं से भरा पूरा रहा जी। और मध्य प्रदेश में जनजाति समाज के लिए उनके रोजी रोटी से लेकर उनके आस्था श्रद्धा के जो केंद्र हैं और उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, तकलीफ़ें हैं, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता से उसको समझा। और आपको विदित है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे चाहे शंकर, तो विपक्ष कह रहा था आरक्षण खत्म हो जाएगा, प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उसको नहीं, देखिए क्या है कि वो बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने जनता के सामने अपना ये विषय रखा। आपको विदित है कि प्रधानमंत्री जी के संसद भवन में जिस तरह से उन्होंने पहले संविधान की प्रति को उन्होंने नमन वंदन किया, सिर आंखों पे रखा और उन्होंने दोहराई अपनी प्रतिज्ञा कि संविधान के साथ में अनावश्यक कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और संविधान के प्रति दृढ़ आस्था बाबा साहब अम्बेडकर जी से लेकर उन्होंने व्यक्त की। किंतु जैसा कि हमारे ऋषियों ने कहा कि सत्य घर से भी नहीं निकलता है, उसके पहले झूठे फरेबी लोग पृथ्वी के 10 चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो लगभग इसी तरीके से दुष्प्रचार करके सीधे साधे सहज सरल लोगों को भ्रमित करके और एक दुष्प्रचार उन्होंने किया। दुष्प्रचार तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या गुरु मंत्र दिया दुर्गादास उइके जी को और तमाम जो लोगों को किस तरीके से काम करना, वो थोड़ा बताएं कल आप। देखिए, 10 वर्षों में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है, और जितनी भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व अपने में 10 इस बातचीत को जारी रखिए, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उस ओर भी बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि करीब 1 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, उन्हें आखिरकार क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, सबकी नजर रहेगी। मध्य प्रदेश के एक्स सीएम रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। अब बात करते हैं हम बिहार की। अब बिहार में आप देखिए कौन कौन मंत्री बन रहे हैं। गिरिराज सिंह एक बार फिर से बेगूसराय से जीते हैं, उनको फिर से मंत्रिमंडल में लिया गया है। ललन सिंह जेडीयू से बन रहे हैं। सतीश दुबे बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, ब्राह्मण चेहरा है, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया, यानी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जेडीयू की ओर से 2 चेहरे हैं, ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बने, राज्य मंत्री बने हैं रामनाथ ठाकुर, जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, राज्यसभा से सांसद है, जेडीयू के कोटे से आते हैं। अब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। अब ये देखना है कि उनको क्या मंत्रिमंडल मिलता है, क्योंकि उनके पिता के पास जो मंत्रिमंडल था क्या उन्हें मिल पाता है। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, देखिए बिहार को लेकर अब बात यह चल रही है कि वहां से मंत्रियों की संख्या 8 है, आप सहयोगी भी उसमें शामिल है, लेकिन कुछ ऐसे मंत्रालय थे जिसको लेकर लगातार सामने बातचीत आ रही थी, जैसे कि रेलवे है, कृषि है। आपके साथ भी मेहमान हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, बिहार की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हमारे साथ हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद। निषाद जाति से आते हैं, पहले वीआईपी में थे पिछली बार, लेकिन इस बार बीजेपी से टिकट मिला, जीत गए और मंत्री भी बन गए। डॉक्टर साहब,
क्या लग रहा है, थोड़ी भी उम्मीद थी, ईमानदारी से कहिए, जब आप चुनाव लड़ रहे थे कि केंद्र में मंत्री बन जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को और मुजफ्फरपुर की महान जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जहां तक उम्मीद की सवाल है, तो मंत्री बनना मुझे उम्मीद नहीं था, क्योंकि हमने जो भी सोचा पार्टी ने उससे बढ़ करके दिया। कितने बजे आपको जानकारी मिली, कब फोन आया? 10 बजे के करीब हमको जानकारी मिली। अच्छा, अब ये बताइए कि एक बात जो समझ में आ रही है कि चूंकि निषाद वोटर महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी का गठबंधन हो गया, आंकड़े भी कुछ ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि महागठबंधन ने निषाद को जोड़ा, मुकेश सहनी को जोड़ा, तो उनको थोड़ी सफलता मिली है। आपके पास एक बड़ी चुनौती होगी इस निषाद वोटर को साधने की, कैसे करेंगे? देखिए, कहीं ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी को। निषाद वोटर हमेशा से एनडीए के साथ रहा है। हम भी जब चुनाव लड़े थे उस समय भी एनडीए को सपोर्ट किया था, क्योंकि हम केवट के वंशज, और केवट और राम का अलायंस, उनका मित्रता जग जाहिर है, त्रेता युग से चला आ रहा है। तो हम केवट के वंशज का तो नेचुरल अलायंस उस समय से चला आ रहा है, इसलिए कोई अननेचुरल अलायंस के साथ जाना नहीं चाहेगा। निषाद समाज बहुत बारीकी से आप जब देखेंगे, अभी भी बिहार में 60-70% निषादों ने, खासकर मुजफ्फरपुर में तो 80% बहुत बूथ पर गया है। अच्छा, कल प्रधानमंत्री आप लोग को निर्देश दे रहे थे, जो तस्वीरें आई, वीडियो आया, क्या कह रहे थे, कौन सा लक्ष्य दिया उन्होंने? बस गुड गवर्नेंस की बात उन्होंने बताया कि कैसे काम करना है। बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत पुराने लोग भी हैं, तो अच्छा काम करना है, सकारात्मक काम करना है, देश निर्माण के लिए काम करना है। कोई चेहरा चमकाने की बात नहीं होनी चाहिए। मेरे सामने बार बार आ जाने से बहुत हम मानने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर अच्छा काम करेंगे, मेरे पास नहीं भी आएंगे, तो हम आपको जरूर जानेंगे। और उन्होंने ये मंत्र दिया कि काम करके ही मेरा दिल जीत सकते हैं, और हम सब मिल करके वैसा काम करेंगे कि उनको अच्छा लगे कि हमने अच्छा टीम बनाया। 100 दिन का कोई लक्ष्य भी दिया है उन्होंने कि 100 दिन में हमें ये करना है? 100 दिन का उन्होंने लक्ष्य लिया है, और हम सब लोग का ये प्रयास रहेगा कि उनके विश्वास पर खरा उतरे। हम लोग लक्ष्य से पहले ही हम लोग काम पूरा करेंगे। और तो अब विधानसभा चुनाव बिहार में काफी करीब है, और जाहिर है जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर जो कैबिनेट का गठन है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आने वाला समय है बिहार के लिए, कैसे ये संभव कर पाएंगे? क्या महागठबंधन को कैसे आप घेरने की रणनीति हो? देखिए, कहीं कोई घेरने की जरूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं, अति पिछड़ा समाज में देख लीजिए, वहाँ एक बहुत बड़ा वोट बैंक 60% लगभग अकेले पिछड़ा समाज में 65% से ज़्यादा लोग हैं, और उसमें अति पिछड़ों की काफ़ी भागीदारी है। तो और अति पिछड़ा को जो सम्मान दिलाने वाले श्रद्धेय हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया, भारत रत्न से नवाजा गया, सॉरी, इसको कर लेंगे। अच्छा, विभाग को लेकर भी कोई उम्मीद है आपके पास? विभाग कौन सा मिलेगा? हाँ, कौन सा विभाग आपको मिलेगा, कुछ सोचा है आपने? नहीं, ऐसा अभी कुछ जानकारी नहीं है मुझे, और अभी तक हमको बताया नहीं गया है। हम लोग देखते हैं, जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करेंगे। अच्छा, और ये बताइए कि अभी मुकेश सहनी की बात एक बार फिर हम वापस आते हैं। मुकेश सहनी के साथी आप थे, उनको छोड़ा, फिर बीजेपी में आए, तो आपको क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी की क्या वाकई बिहार में निषाद वोटरों पे पकड़ है, और फिर आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, जहाँ तक मुकेश सहनी जी की बात है, वो गलत धारा में चले गए हैं, और लोग समझते हैं कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग हैं वही बिहार का विकास कर पाएंगे। कहीं से जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। आप देखिए, 20-15 साल जब से एनडीए की सरकार बनी है, और उस समय से कितना बिहार का विकास हुआ। बिहार की क्या स्थिति थी पहले, रोड के कंडीशन में, गांव में बिजली की स्थिति बहुत खराब थी, पानी का स्थिति खराब था, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। लोग समझते हैं इस बात को कि विकास
का मतलब है विकास पुरुष नीतीश, कुमार। आप अपनी बात और जारी हम लोग सब रखें, लेकिन मिल करके उनके जाहिर सी बात है कि चुनाव राजभूषण लड़ेंगे चौधरी और का ये कहीं मानना है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसको निभाएंगे, लेकिन साथ ही बिहार के लोगों के अंदर एक आशा भी है कि इस बार उनको उस तरह के मंत्रालय मिलेंगे जिसके जरिए बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साथ ही एक इंडस्ट्रीज की बहुत जरूरत है वो पूरी हो सकती है। अब बात करते हैं मोदी सरकार 3.0 में दक्षिण के राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश से, आप देखिए कि किन किन को यहां पर प्रतिनिधित्व दिया है। यहां पर आप देख रहे हैं कर्नाटक की बात कर रहे हैं, प्रहलाद जोशी धारवाड़ से है, एचडी कुमारस्वामी मांड्या से, जेडीएस के नेता है शोभा करंदलाजे बेंगलुरु नॉर्थ और वी सोमन्ना तुमकुरू से। ये 4 चेहरे आपको कर्नाटक के दिख रहे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया है, पिछली बार से ज्यादा सीटें बढ़ाई है। जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से एक बार फिर जीते हैं, बंडी संजय एक बार फिर से करीमनगर से जीत हासिल की और बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी जो 2019 की टैली थी उससे ज्यादा सीटें हासिल की। और गौर करने वाली बात है कि हाल ही में वहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने जबरदस्त स्वीप मारा था लेकिन बीजेपी पीछे नहीं रही। अब केरल में सुरेश गोपी, आप देख लीजिए, वो चेहरा है जिसने केरल में बीजेपी का खाता खोला है इतने सालों में संघर्ष के बाद। जॉर्ज कुरियन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण राज्यसभा में गई है, ये भी तमिलनाडु से आती है। तो कुल मिलाकर जो साउथ की दिखा है, तेलंगाना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की जब बात शुरू हुई तो टीडीपी की बात करते हैं। राम मोहन नायडू कैबिनेट मंत्री है, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं देश के। पी चंद्रशेखर राज्य मंत्री बनाए गए हैं टीडीपी के कोटे से और भी आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो और साथ ही तमिलनाडु हो, हर एक जगह से यहां पर मंत्रियों को शामिल किया गया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो साउथ का मिशन है वो समझ में आता है कि काफी हद तक बीजेपी ने इसमें सफलता हासिल की है। हमारे साथ टी राघवन जुड़ गए। राघवन, बीजेपी की जो कोशिश थी कि साउथ में इस बार सरप्राइज होगा, तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही है कि केरल में बीजेपी का खाता खुला है, सुरेश गोपी मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा तेलंगाना भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बीजेपी ने अपनी टैली वहां पर बढ़ा ली। और कर्नाटक में जो लग रहा था लोगों को कि वहां पर कांग्रेस की सरकार आए तो बीजेपी बहुत ज्यादा चोट खा सकती है, उसकी सीटें बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसे में होता है ना कि आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि जो क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, और खास तौर पे टीडीपी और साथ ही जेडीएस की भी बहुत सारे उम्मीदें होंगी पोर्टफोलियो को लेके। क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम फिलहाल जेडीएस के नेता कुमारस्वामी के घर के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर वो अभी पहुँचे नहीं हैं, किसी से मुलाकात करने के लिए वो गए हुए हैं। लेकिन बहुत साफ तरीके से कहा जा रहा है जेडीएस कैंप से कि एक अच्छा मंत्रालय उन्हें चाहिए। हो सकता है कि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कृषि मंत्रालय चाहिए। अब इस पूरे समीकरणों को अगर हम डिकोड करें, अमित, तो आप केरला की बात कर रहे थे, वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस में अब बीजेपी को अच्छा करना है। यही वजह है कि आउट ऑफ द बॉक्स जॉर्ज कुरियन को वहाँ से मंत्री बनाया गया है। सुरेश गोपी ने जो आपने कहा कि बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक जीत वहाँ पर दर्ज की है। तमिलनाडु में अन्नामलई के नाम की चर्चा थी, लेकिन फिर मुरुगन को एक और मौका दे दिया गया। निर्मला सीतारमण को राज्यसभा के कोटे से, हालांकि वो कर्नाटका कोटे से आती हैं, लेकिन तमिल है, इसलिए हम मान सकते हैं कि तमिलनाडु के रिप्रेजेंटेशन वो करेंगी। लेकिन वहां पर अन्नामलई को नहीं बनाना, इस बात के भी संकेत है कि बीजेपी 26 के विधानसभा चुनाव में भी वहां पर अकेले जाना चाहती है, संगठन को और मजबूत कर, क्योंकि इस बार हमने देखा कि 3% से 12% तक बीजेपी का अकेले का वोट शेयर चला गया। तो उनको लगता है कि अब वहां पर कुछ बड़ा मैजिक बीजेपी कर सकती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर संगठन बहुत मजबूत हो रहा है। जहां तक तेलंगाना की बात कर ले, 2 मंत्री, जी किशन रेड्डी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, बंडी संजय को पहली बार मौका दिया, फायर ब्रांड लीडर है। लेकिन एक और नाम जो आंध्र प्रदेश से बीजेपी के लिए मिस हो रहा था, क्योंकि टीडीपी अलायंस को उन्होंने संतुष्ट कर दिया है, लेकिन पुरंदेश्वरी, इस बात की चर्चा थी कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन अब इस बात की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं कि उनको स्पीकर भी बनाया जा सकता है, साउथ इंडिया से एक और रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। हालांकि ये कितना सही है ये कुछ देर में साफ हो पाएगा, कुछ दिनों में साफ हो पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश से और भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए ने दर्ज की। कर्नाटका की बात आपने बिल्कुल ठीक कही, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा, इन्होंने कह सकते हैं, अहम रोल निभाया, क्योंकि इन्होंने हालांकि 2 सीट जीती है, लेकिन 5 से 6 सीट ऐसी थी जहां पर जेडीएस की वजह से बीजेपी जीती, अदरवाइज परफॉर्मेंस और खराब हो सकता था। इसीलिए लगता है कि कुमारस्वामी को इस कैबिनेट में ज्यादा अहमियत मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जो मैं कह रहा था कि जो तेलंगाना का आपने जिक्र किया है, तेलंगाना के लिए बीजेपी की नजर किस तरह से रहेगी, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं कि अपने वोट बैंक के साथ साथ जो सीटें वो बढ़ाती जा रही है, और आंध्र प्रदेश में तो उसको टीडीपी का साथ मिला, वहां पर भी बीजेपी ने सीटें हासिल की।
जी बिल्कुल, देखिए तेलंगाना में 4 सीटें थी, 19 में अभी 8 हो गई है, डबल उन्होंने टैली कर ली। इसलिए उम्मीदें वहां के नेताओं की थी। इटाला राजेंद्र को उम्मीद थी कि उनको मंत्री बना दिया जाएगा। धर्मपुरी अरविंद जो हैं उनको लगता था कि उन्हें मंत्री बना जाएगा। ऐसा लग रहा था कि कोटा बढ़ेगा, लेकिन वहां पर अभी सीमित रखा गया है इस लिहाज से कि विधानसभा में, और देखिए 10 सीटें, 1 सीट सिर्फ विधानसभा की थी और 10 सीटों तक तेलंगाना में बीजेपी पहुंच गई है। तो ये देखना होगा कि किस तरह से अब वहां पर कॉम्बिनेशंस को बिठाया जाता है। लेकिन पार्टी का फोकस यही है कि अगले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि केसीआर की पार्टी बीआरएस वहां पर कमजोर हो गई, अब सीधी फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। इसलिए बीजेपी को लगता है कि तेलंगाना में और एडवांटेज लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही नजर रखनी होगी कि आखिरकार टीडीपी जिस तरह के मंत्रालयों की डिमांड कर रहा है, जिसमें उसकी कोशिश है कि चाहे वो शिपिंग मिल जाए, क्योंकि काफी बड़ा कोस्टल एरिया उनके पास एक कोस्टल एरिया है, क्या बीजेपी की ओर से या फिर कह सकते हैं कि मोदी जी की ओर से क्या उन्हें वो मिल सकता है? छोटा सा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए मांग पोर्ट की है। उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी पोर्टफोलियो है वो हमें दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो नया राज्य है आंध्र प्रदेश, 13 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अमरावती को डेवलप करना है, पोलावरम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है। तो पार्टी की ये मांग है टीडीपी की कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी पोर्टफोलियो मिल जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मोदी कैबिनेट में इस बार महाराष्ट्र से भी 6 चेहरों को जगह दी गई। तो 6 जो चेहरे हैं उसमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, मुरलीधर मोहले, रक्षा खड़से, प्रताप राव जाधव, ये तमाम वो चेहरे। नितिन गडकरी आप जानते हैं कि सड़कों का जो जाल बिछा है उसका श्रेय जाता है इनको। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री है, मुरलीधर मोहले बीजेपी से आ रहे हैं, इनको भी इस बार शामिल किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ नए चेहरों को इसमें जगह मिली है। रक्षा खड़से बीजेपी से, इनको भी पहली बार जगह मिल रही है। प्रताप राव जाधव जो कि शिवसेना शिंदे गुट से आते हैं, और रामदास अठावले आरपीआई से आते हैं। ये जो 6 चेहरे हैं महाराष्ट्र के, इन पर भी काफी बड़ा दारोमदार रहने वाला है। प्रताप राव, गणपत राव जाधव राज्य मंत्री बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव के मद्देनजर हमारे साथ सचिन जुड़ गए हैं। सचिन, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं अक्टूबर में, ठीक उससे पहले यहां पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, 6 मंत्री आ रहे हैं। पोर्टफोलियो और साथ ही साथ जो मंत्रियों का रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से इंपैक्ट करेगा आने वाले चुनाव में, और साथ ही गठबंधन के अंदर? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव में जो नतीजा है वो महायुति के यानी कि एनडीए के लिए इतने उत्साहजनक नहीं थे। बिल्कुल उन्हें वहाँ पर निराशाजनक जो है वो कामगिरी उनका काम हुआ है। सिर्फ 17 सीटें आई थी चुनकर, और महाराष्ट्र को 6 जगह पर जो है मिनिस्ट्री में यहाँ पर जगह दी गई है, जिसमें से कि 2 कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव शिवसेना कोटे से है, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री है, और 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो इसमें कास्ट का भी इक्वेशन का ख्याल रखा गया है। विदर्भ से आते हैं नितिन गडकरी, ब्राह्मण है। उसके अलावा मराठा 2 इसमें मंत्री हैं, मुरलीधर मोहर और प्रताप राव जाधव। एक पश्चिम महाराष्ट्र से, एक मराठवाड़ा से है, और मराठवाड़ा में और पश्चिम महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का काफ़ी असर हुआ था, इसलिए यहाँ पर मराठा समुदाय के जो नेता है उनको यहाँ पे इसमें जगह दी गई है। एकनाथ खड़से की बहू है रक्षा खड़से। उत्तर महाराष्ट्र में 8 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें जो है बीजेपी जीत पाई थी, जिसमें रक्षा खड़से की 1 सीट है, और ओबीसी फैक्टर जो है वो ओबीसी एक चेहरा है, इसलिए उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। संविधान का जो एक नैरेटिव सेट किया गया था उसके कारण भी काफ़ी सेटबैक मिला है महाराष्ट्र में एनडीए को। इसके कारण रामदास अठावले जो कि 2014 में 2019 में भी मोदी सरकार में मंत्री थे, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है, और महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में एक मैसेज दिया गया है कि वो दलित जो वोट बैंक है उनको नाखुश नहीं करना चाहती है। रामदास अठावले पिछले सरकार में भी जो है सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, एमओएस थे, उनको इस बार उम्मीद है कि वही मंत्रालय उनको मिलेगा। इसके अलावा पीयूष गोयल जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उम्मीद है कि लगभग उसी तरह का डिपार्टमेंट जो उनके पास रह सकता है, काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड है। नितिन गडकरी ने जो देश भर में हाईवेज का जाल बिछाया है, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनके कार्यकाल में, तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के पास भी वही जिम्मेदारी रह सकती है। अमूमन यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए, एक कंटिन्यूशन के लिए उनको ये डिपार्टमेंट फिर से दिया जा सकता है। लेकिन शिवसेना के पास जो है हमेशा 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आती थी, और उससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठता था हमेशा महाराष्ट्र में कि उनको इतना बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया है। तो इस बार हमने कल मुख्यमंत्री से पूछा था, उन्होंने कहा कि शिवसेना का अलायंस एनडीए के साथ जो है वो कोई बार्गेनिंग के लिए नहीं है।
जो भी जिम्मेदारी क्योंकि आपने मिलेगी, जो हेवी भी इंडस्ट्रीज का मंत्रालय जिक्र मिलेगा, किया है और हम कैबिनेट जानते हैं मिलेगा। कि किस तरह से कुछ इंडस्ट्रीज का महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर गुजरात में जाना चुनावी मुद्दा बना था और किस तरह से विपक्ष ने उसका इस्तेमाल किया था, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एनसीपी शरद पवार का गुट हो। बहरहाल मोदी सरकार में अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज की भी खास जगह दी गई है। माइनॉरिटीज की अगर बात की जाए, पीएम मोदी ने सिख समुदाय से आने वाले हरदीप पुरी के साथ साथ रवनीत बिट्टू को भी मंत्री बनाया है। वहीं बौद्ध धर्म से आने वाले किरेन रिजिजू को एक बार फिर से मौका मिला है। तो ये आप चेहरा देख रहे हैं, अल्पसंख्यक जो चेहरे हैं, हरदीप पुरी सिख समुदाय से आते हैं, रवनीत बिट्टू लुधियाना से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए, किरेन रिजिजू एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश से जीते हैं, बौद्ध धर्म से आते हैं, जॉर्ज कुरियन ईसाई हैं और साथ ही पवित्र मार्गेटा ये भी ईसाई चेहरा है। तो ये आप जो 5 चेहरे देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे माइनॉरिटीज को। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार मोदी 1.0 से यानी 1.0 फर्स्ट से लेके 3 तक वो कौन से चेहरे हैं जो एक बार फिर से रिपीट हो रहे हैं। इसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, निर्मला सीतारमण, मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी, अनुप्रिया पटेल, अर्जुन राम मेघवाल, सर्बानंद सोनोवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू जो एक बार फिर से रिपीट हो रहे हैं।